हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एआर एजुकेशनल हब। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो सबसे पहले आप लोगों को एमनियोसेंटेसिस सुनने पर याद आता होगा सेक्स डिटर्मिनेशन, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज़ है। इसे हम लोग यूज़ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका यूज़ होता था क्रोमोसोमल डिफेक्ट को पता करने में, कि अगर कोई बड़ा डिफेक्ट हो गया हो तो उसमें पहले ही अबॉर्शन कर दिया जाए। इसमें होता क्या था कि एमनियोटिक फ्लूइड निकाल कर उससे क्रोमोसोम के बारे में पता करते थे। लेकिन अब क्रोमोसोम के बारे में पता कर रहे हैं तो इससे ये भी पता चल जाता था कि जो बेबी होने वाला है उसका सेक्स क्या है। तो इससे फीमेल फर्टिसाइड बढ़ने लगे थे। ये रीज़न है कि इस रीज़न के लिए एमनियोसेंटेसिस को बंद करना पड़ा। एक और रीज़न है कि एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के लिए एक सिरिंज डालना पड़ता था और उसके चलते कभी कभी इन्फेक्शन चला जाता था, तो उसके चलते भी डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती थी। इसलिए ये दो रीज़न के चलते एमनियोसेंटेसिस को बंद करना पड़ा। एमनियोसेंटेसिस जनरली 15 वीक्स प्रेगनेंसी के 15 वीक्स के बाद किए जाते हैं, क्योंकि 15 वीक्स से पहले होने पर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम होते हैं, जिससे टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और इसे अर्ली एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। और अर्ली एमनियोसेंटेसिस में रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस के और भी बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कि जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें होता क्या है, अगर फीटस को कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो जैसे कि डाउन सिंड्रोम, तो ये सब उससे पता चल सकता है। दूसरा है फीटल लंग टेस्टिंग। इससे पता करते हैं कि फीटस का जो लंग्स है वो मैच्योर हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो बर्थ के बाद वो लंग्स कोलैप्स कर सकता है और उससे फीटस की जान जा सकती है। तीसरा है डायग्नोसिस ऑफ फीटल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, कभी कभी RH सेंसिटाइजेशन के चलते फीटस को एनीमिया हो जाती है, तो इससे ये सब भी पता कर सकते हैं। चौथा है पैटर्निटी टेस्टिंग। इससे फीटस के पोटेंशियल फादर को पता करते हैं। और कभी कभी यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो एमनियोसेंटेसिस के हेल्प से उसे ड्रेन करने में भी हेल्प किया जाता है। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि पहला है लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोसेंटेसिस के बाद कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड वेजाइना से लीक करने लगते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा है निडल इंजरी। इसमें होता क्या है कि जब निडल को जब यूट्रस में इंजेक्ट किया जाएगा तो हो सकता है कि बेबी अपना हाथ और पैर को मूव करने लगे और उससे निडल से इंजरी हो सकती है। तीसरा है इन्फेक्शन। अगर मदर को हेपेटाइटिस सी या फिर एड्स जैसे कोई भी इन्फेक्शन है तो वो बेबी में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। देखिए गाइस, तो हमने आप लोगों को जितने भी अभी एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताया है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी है। और अगर आप नीट के कोई स्टूडेंट हैं तो आप देखिएगा कि हर साल नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, इसी पॉइंट से आ जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप लोगों का ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप लोगों को किसी और भी टॉपिक से कुछ जानना हो तो आप लोग ये सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम लोग इस पे भी वीडियो बना देंगे। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग के अभिषेक सर जो हैं वो अभी पैरामेडिकल काउंसलिंग की वीडियो डाल रहे हैं। आप लोगों को अगर कहीं भी काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो सकता है कि उसमें पेमेंट में भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आप लोग वो सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आप लोगों को सब अच्छे से समझ आ जाएगा। हम लोग अपनी वीडियोस डालते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालेंगे। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।